हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद वसीम और ये आपका अपना एक प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, आज हम बात करने वाले बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ठीक, अभी बोर्ड का रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है सीबीएसई बोर्ड का 2025-26 का। तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी बोर्ड के रिज़ल्ट्स में वेरिएशंस रहे। जिन बच्चों का परसेंटेज डाउन हुआ है उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। जो बच्चे जेईई या नीट के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते थे अपनी परसेंटेज के बेसिस पर, अब आगे वो अपीयर नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका परसेंटेज स्कोर डाउन हुआ है। ठीक, तो अभी जिन बच्चों का एसेंशियल रिपीट है, तो मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का एसेंशियल रिपीट आया है वो एक बार अपने जो कॉपीज़ हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं, रीचेक उसको ज़रूर कराएं। ठीक है, रीचेकिंग की भी डेट आई थिंक ओवर हो गई है या होने वाली है, अभी एक दो दिन का टाइम और भी है, शायद एक्सटेंड हुई है। तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करें और रीचेकिंग ज़रूर कराएं। ठीक, हो सकता है कि अगर किसी बच्चे को कुछ अपनी कॉपीज़ में मिसहैपनिंग लगी है कि भाई कुछ गलत हो सकता है कि कहीं क्वेश्चंस में जहाँ पर मार्क्स मिल सकते थे वहाँ पर मार्क्स काटे गए हैं। तो किसी तरह का भी कोई भी अगर डाउट आपको आपके मन में बन रहा है तो आप अपने डाउट को क्लियर करें, नोटबुक का वेरिफिकेशन कराएं, ये ज़रूरी है। अच्छा, अब आता है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर के थोड़ी सी मैं यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ। कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किया जाएगा 2 जून से। ठीक, 2 जून से आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम फॉर्म भरना रहेगा और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का जो पेपर होने वाला है ना, वो पेपर होने वाला है 15 जुलाई 2026 को। 15 जुलाई 2026 को कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है और साथ में कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में आपका अगर केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट है, तो डेट 15 जुलाई रहेगी। अगर फिजिक्स में कंपार्टमेंट है तो ये भी फिजिक्स भी सेम डेट में होने वाला है। ठीक है, अगर बायोलॉजी में कंपार्टमेंट है तो ये भी सेम डेट में होने वाला है। अगर मैथ्स में कंपार्टमेंट है तो ये भी सेम डेट में होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अलग अलग शेड्यूल दिया जाएगा। 15 जुलाई कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम की डेट है जिसमें आपको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, मैथ्स का हर एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट देना है, जिसका जिस सब्जेक्ट में जो भी कंपार्टमेंट रहा है। ठीक, ये बिल्कुल ना सोचे कि आज फिजिक्स का कंपार्टमेंट है तो कल को या 3 दिन के बाद केमिस्ट्री का कंपार्टमेंट होगा, बायो का 5 दिन के बाद होगा, मैथ्स का 10 दिन के बाद होगा। ऐसा कुछ नहीं है। 15 जुलाई ही एक कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई है जिसमें आपके सारे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम इसी डेट को लिए जाने हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं करने वाला हूँ ओएसएम यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग मार्किंग के रिगार्डिंग, जो अब तक बच्चों ने गलतियाँ की, जो आगे नहीं करनी है। तो चलिए भाई, क्या गलतियां हुई, किस वजह से मार्क्स के डिडक्ट होने के चांस ज़्यादा बने, तो मैं चाहूँगा कि कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में उन बातों का बड़ा ध्यान रखेंगे। सपोज़ एग्जांपल के तौर पर हम मान लीजिए किसी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं और वो क्वेश्चन आपका बेसिकली कोई, अगर मान लीजिए एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है कोई सेक्शन 20 है और वो 2 मार्क का क्वेश्चन है और ओएसएम के अकॉर्डिंग वो 4 स्टेप में चेक होना था। ओएसएम के अकॉर्डिंग वो 4 स्टेप में चेक होना था और आपने क्या किया, उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में कंप्लीट किया। यानी कई बार बच्चा अब क्या करता है, वो शॉर्ट ट्रिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है क्वेश्चन करने की। उसको ये नहीं पता है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठा हुआ है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठा है। बेटा देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम जो मांगता है वो एक लॉन्ग मेथड मांगता है जिसमें टाइम भी ज़्यादा न लगे, लेकिन वो समझने में सही होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर कंपार्टमेंट, अभी जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बोर्ड का एग्ज़ाम है, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है कि आपके पास टाइम कम है, शॉर्ट ट्रिक लगा करके एमसीक्यू लगाना पड़ेगा। तो अक्सर बच्चे हैबिचुअल हो चुके हैं कोचिंग की वजह से, क्या कि उन बच्चों को अब ट्रिक बताई जाती है कि क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और वही बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं बच्चों का स्कोर सबसे ज़्यादा डाउन होता है जो बच्चे कोचिंग्स वगैरह की दी गई ट्रिक को यूज़ करते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। मैंने देखा है जो बच्चे 90+ रेंज में आते हैं, 90+ रेंज में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे भी 70-75 पर ला करके लास्ट हो जाते हैं, यानी वो स्कोर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? रीज़न, एमसीक्यू को वो बड़े अच्छे से डील कर लेते हैं, लेकिन जब बात उनके लिखने की आती है, लॉन्ग फॉर्म में लिखने की आती है, तो वो लिख नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनको आदत नहीं है, उनकी
जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो एमसीक्यू डील करने के हैबिचुअल हो चुके हैं, कंसेप्ट याद रखते हैं, लेकिन वो कैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन में, एक लॉन्ग मेथड में बनाना उनको नहीं पता। कि अगर मान लीजिए ओएसएम के अकॉर्डिंग ये 4 स्टेप में ये कंप्लीट करना था क्वेश्चन, लेकिन आपने वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में कंप्लीट किया। अब 4 स्टेप में कैसे कंप्लीट करना था? हमने कहा पहले स्टेप का नंबर यानी फॉर्मूला का नंबर आपको 0.5 दे दिया, आपने फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेशन किया साइड में जा करके और फाइनल आंसर लिख दिया। तो हमने कहा भाई फाइनल आंसर का भी आपको मार्क्स दे दिया गया 0.5 करके। 0.5 आपका मार्क्स हो गया किसका? 0.5 हो गया आपका फॉर्मूले का मार्क्स, 0.5 हो गया आपका कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के आंसर का मार्क्स। आपने बाकी के 2 स्टेप को मिस कर दिया, यानी आपने जो डिवाइडेशन कैलकुलेशन शो करना था, फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके अप्लाई करके आपको दिखाना था कि यहाँ पर हमने डिवाइड किया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, वो स्टेप आपने स्किप कर दिए। और फाइनली आपने क्या किया? 2 स्टेप को स्किप करने का मतलब है 0.5 मार्क्स आपका यहाँ कम हुआ, 0.5 मार्क्स आपका यहाँ कम हुआ। इस तरह से आपको 2 नंबर में से सिर्फ और सिर्फ कितना मिलता है? सिर्फ 1 नंबर मिलता है। इस तरह मार्क्स जो है वो ओएसएम में डिडक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हैं। मैं चाहूँगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम में कोई भी बच्चा ये गलती ना करे, जितना ज़्यादा हो सके लॉन्ग मेथड का यूज़ करे, शॉर्ट ट्रिक से बचने की कोशिश करें, जितना हो सके उसको एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश करें, ताकि आपका स्कोर डाउन ना हो और आपकी परसेंटेज अच्छे बन जाए, आपका सब्जेक्ट में स्कोर जो है वो हाई हो जाए। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके करेंगे तो ओएसएम में आपको बड़ा फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक से बच्चे, सबसे ज़रूरी बात। अब आइए बात करते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो होने वाला है 15 जुलाई को केमिस्ट्री का, उसके रिगार्डिंग हम किस किस टॉपिक को ज़्यादातर हमें कवर करना है और किन टॉपिक पर ध्यान रखना है। देखिए ये बात तो क्लियर है कि जो पेपर रहा है बोर्ड का 2025-26 का, वो बहुत ज़्यादा टफ पेपर रहा है, कंसेप्चुअल पेपर था, लॉन्ग मेथड पेपर था, यानी लेंथी पेपर रहा है। तो अब अगर हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की बोर्ड 2025-26 के मेन एग्ज़ाम का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का जो पेपर है वो जो बोर्ड का मेन एग्ज़ाम पेपर था उसके लेवल से थोड़ा लेवल कम रहने वाला है। दूसरी बात, बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 का जो बोर्ड का पेपर सेट किया गया है वो एनसीईआरटी के कंसेप्ट को लेकर के सेट किया गया है, जबकि इससे पहले पिछले 6 साल में जो पेपर आ रहा था वो बिल्कुल डिक्टो एनसीईआरटी से बन करके आ रहा था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा लिया, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले लिया, कोई इंटेक्स क्वेश्चन ले लिया, कोई एग्जाम्पल ले लिया, इस तरह से हमने क्वेश्चन वहाँ पर देखे हैं एनसीईआरटी की बुक से, जो बिल्कुल डिक्टो एनसीईआरटी सारा। लेकिन इस बार एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बना है वो बहुत डीप बनाया गया है, जिसको बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है और बच्चे उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, उसको डील नहीं कर पाए। दूसरी बात यहाँ पर ओएसएम की रही, जो बच्चे उसको लॉन्ग फॉर्म में नहीं बना पाए और फाइनल स्कोर आपका डाउन हो गया, जिसकी वजह से कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट भी आया, काफ़ी बच्चे फेल भी हुए, है ना। तो मैं चाहूँगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम में ऐसी गलती ना हो, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को से, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम में हमें किस किस टॉपिक पर फोकस रखना है। देखिए कंपार्टमेंट एग्जाम में किस किस टॉपिक पर हमें ज़्यादातर फोकस रखना रहेगा, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। जैसा कि देख रहे हैं हम, सबसे पहले हम बात करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री की। कंपार्टमेंट एग्जाम टारगेट है 2025-26 है और ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है 15 जुलाई को, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, फिर अब कल या परसों के बाद यानी वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो वो वीडियो इन सारी प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपलोड करेंगे, ठीक है ना। यानी 15 जुलाई तक हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करेंगे। और आपका अगर कोई किसी को कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 7817828916। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। चलिए भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको पूरा चैप्टर कवर नहीं करना है और क्या करना है उसको ज़रा ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका चाहे वो बोर्ड का मेन एग्जाम हो या कंपार्टमेंट एग्जाम हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर तो बात हमेशा होती ही है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी? तो सबसे पहले अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये है आपका RLBP, रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर।
रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर जिसकी फुल फॉर्म आती है, उसका फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना। अब हमने कहा अगर मॉल फ्रैक्शन को मॉल्स के टर्म में लिखा जाए तो ये सॉल्यूट का मॉल फ्रैक्शन होता है, जिसको लिखा जा सकता है मॉल्स ऑफ सॉल्यूट यानी एन बी डिवाइड बाई टोटल मॉल्स ऑफ सोल्यूशन। इसी तरह से हमने इसको मॉल्स के टर्म में लिख दिया। कई बार क्वेश्चन में वो मास दे देता है कि भाई हमने 2 ग्राम सॉल्यूट को जब ऐड किया तो वेपर प्रेशर घट करके 100 से 80% रह गया। तो आप बताइए कितना मोलर मास रहा होगा उस सॉल्यूट का। मोलर मास कैलकुलेट कर ले या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही पूछ लें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, वेट अपॉन मास के अंदर। यानी आप जानते हैं कि n इक्वल टू होता है W/m। हम यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर इसकी वैल्यूज़ को यहाँ अप्लाई करेंगे और फाइनली फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा मास के टर्म में। गॉट इट। तो ये हो गई पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरी बात, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विदाउट वेंट ऑफ फैक्टर दी गई है। कई बार क्या हो जाता है क्वेश्चन में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी दे दी जाती है ना। तो वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म में आर एल बी पी को हम कैसे लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एक्स बी। आई क्या है यहाँ पर, आई है आपका वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है ना। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन के अंदर, बहुत ध्यान रखना। 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल दोनों तरह से आपको सॉल्व करके रखना है। 2-2, 3-3, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ 2-2, 3-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस पर करें, 3 क्वेश्चन इस पर करें, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मिलेगा आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन बी के अंदर आपको मिलेगा, सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी के अंदर, यार ध्यान देना, सेक्शन सी के अंदर। अब सेक्शन सी में क्वेश्चन मिलेगा तो सेक्शन सी में मिलेगा आपको 3 नंबर का क्वेश्चन, और 3 नंबर के न्यूमेरिकल बहुत न्यूमेरिकल है भाई। 3 नंबर बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, 3 नंबर कोई कम नहीं है बोर्ड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अगर हम बात करें वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म में तो डेल टी बी इक्वल टू होता है आई के बी एम। डेल्टा टी बी का मतलब यहाँ पर होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और के बी का मतलब होता है एवल्यूस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जो के बी की वैल्यू क्वेश्चन में कई बार दिया भी गया होता है, कई बार के बी की वैल्यू ही पूछा गया होता है ना। तो ध्यान रखेंगे के बी की वैल्यू होती है वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला एम क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एम यहाँ पर मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मोलालिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो फॉर्मूला हम जानते हैं, मोलालिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू इंटू में 1000। जरूरत पड़ने पर आप मोलालिटी को यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फॉर्मूला रहेगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम करके, और जिसमें अगर हम लिखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म में तो डेल टी एफ इक्वल टू होता है बेटा आई के एफ। आई यहाँ पर क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। के एफ यहाँ पर क्या है, के एफ होता है बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर इसको कहा जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। डेल्टा टी एफ होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एम यहाँ पर जो पहले था वो अभी भी है मोलालिटी। ठीक है ना। ये है आपकी दूसरी और तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जहाँ से क्वेश्चन मिलने के चांस आपको ज़्यादातर रहेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4th पॉइंट आता है बेटा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा कैलकुलेट करने का पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। यहाँ पर पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सी रिप्रेजेंट क्या करता है, सी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर ये है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। अच्छा, वही टेम्परेचर की, टी की बात करें तो टेम्परेचर है यहाँ पर, आई की बात कर लें तो ये वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म में है। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन में मोल्स गिवन होते हैं किसी सॉल्यूट के, या फिर उसका वॉल्यूम भी गिवन होता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को कन्वर्ट करेंगे एन बाई वी में, और एन बाई वी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा पाई इज इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी, और एन बाई वी आर टी में से वी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इसको आइडियल गैस इक्वेशन के टर्म में नोट कर लिया हमने। कई बार होता है क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दे दिया जाता है, तो अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दे दिया जा रहा है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स को मास बाय मोलर मास के अंदर, और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे पाई वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम आर टी के हिसाब से। गॉट इट। इंपॉर्टेंट टर्म है, सेक्शन सी में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम करें
इसके अलावा भी कॉलिगेटिव, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अलावा और अगर कुछ देखना है तो वो है आपका हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ स्टेटमेंट के साथ याद रहना चाहिए, साथ में उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन को कभी इग्नोर मत करना, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस को इग्नोर करने की गलती कभी मत करना, चाहे वो कंपार्टमेंट का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है ना। अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। एनोक्सिया पर कई बार बात की गई है, बैंड्स फॉर्मेशन, बैंड क्रिएशन पर कई बार बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा वाटर पर कई बार बात की गई है, तो इसका एप्लीकेशन इग्नोरेबल नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। दूसरी बात, अगर हमें पढ़ना चाहिए तो कुछ और क्या, एजियोट्रॉप्स पढ़ लेने चाहिए कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके अलावा आपको, मेरा ऐसा मानना है कि कंपार्टमेंट 2025-26 के एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन से इतना तैयार करना आपके लिए बहुत काफ़ी है। वो आपकी मेहनत है कि अगर आप इससे ज़्यादा कवर कर जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर चाहते हैं अच्छा स्कोर कर जाए कम समय में, टाइम कम है, पूरा चैप्टर कवर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी 1 महीना 20 दिन का टाइम है। जो सिलेबस हम 10-10 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाते तो वो 1 महीने में क्या करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये 4 से 5 टॉपिक, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 5वां हेनरीज लॉ और एजियोट्रॉप्स, इनको कवर करें, इतना काफ़ी है आपके बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर कराने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सॉल्यूशन के बाद बात करते हैं दूसरी यूनिट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 2 है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओवरऑल वेटेज रहेगा 9 मार्क्स। पेपर में 7 मार्क्स का सॉल्यूशन चैप्टर है, जबकि 9 मार्क्स का अकेला खुद एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, ठीक है। बड़ा फोकस रखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जा करके तैयार कर ले, अगर किसी बच्चे को अपना कंपार्टमेंट क्लियर कराना है तब। अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जितने बच्चे भी ये वीडियोस देख रहे हैं मेरा, तो वो जा कर के कहीं से भी किसी भी तरह से मेरे चैनल से या फिर किसी दूसरे चैनल से, अपने ट्यूशन टीचर से, अपने स्कूल टीचर से, कहीं भी जा कर के बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर कर लो बस। अगर आपको बोर्ड बचाना है तब, साल बचाना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करो, 9 मार्क्स का है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, आओ उसको भी जरा समझ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किन टॉपिक्स पर फोकस रखना है। अच्छा, इस बात को मैं बार बार रिपीट करूंगा कि शॉर्ट मेथड से बचें कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के अंदर, जितना ज़्यादा हो सके लेंथी लिखने की कोशिश करें, स्टेप्स बाय स्टेप्स पूरे, कम से कम सेक्शन बी में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको कम से कम 4 स्टेप में कंप्लीट करें। सेक्शन सी के अंदर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल, तो उसको कम से कम 6 स्टेप में कंप्लीट करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई, ध्यान रख लो इस बात को। सेक्शन बी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको कंप्लीट करें कम से कम 4 स्टेप में, 4 स्टेप अलग अलग लिख करके दिखाएं। उसके बाद अगर सेक्शन सी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको कवर करें कम से कम 6 स्टेप के अंदर। उन जितने स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उतने स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। अच्छा, सेक्शन ई में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेक्शन ई से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कम से कम 7 या 8 स्टेप में वो सवाल कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इन स्टेप से कम स्टेप में क्वेश्चन को डील करते हैं और पूरा बिल्कुल सही क्वेश्चन भी करते हैं तो सही क्वेश्चन करने पर भी आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि आपने स्टेप को मिस किया है। इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ को, जितना ज़्यादा हो सके लेंथी करके लिखिए, लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बात कर लेते हैं क्या क्या बनने वाला है। सबसे पहले जाइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर और वहाँ पर एक टॉपिक निकालिए NCERT के अंदर। भाई एक टॉपिक निकालिए NCERT के अंदर, दैट इज़ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टॉपिक, ये बता रहा हूँ मैं आपको। सेक्शन सी में आपको 3 नंबर का क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा।
110% मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंट 2025-26 के एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। जा कर के 5 से 10 क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस करिए कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो नस्ट इक्वेशन पर तुरंत सॉल्व हो जाए। और ये नस्ट इक्वेशन क्या है? नस्ट इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log टू द बेस क्यू, log टू द बेस क्यू। ये है नस्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अभी सिर्फ मैं टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नस्ट इक्वेशन को आप रट लें, 5 से 6 क्वेश्चन इस पर जा करके प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, दूसरी बात आती है नस्ट इक्वेशन का अगर हम कैलकुलेशन करें एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो एट इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो इक्विलिब्रियम पर आप ध्यान रखिएगा कि ये इक्विलिब्रियम पर जो हमें रिलेशन दिया जाता है नस्ट इक्वेशन का, वो दिया जाता है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन log टू द बेस के सी करके। ठीक है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से log के सी का वैल्यू पूछ लेता है। भाई ध्यान रखना, बताता चल रहा हूँ मैं कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। यहाँ से इस पर अगर न्यूमेरिकल मिलेगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन होंगे अलग अलग आयंस की। अगर यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंप्लीट सेल का ईएमएफ, यानी ई सेल की वैल्यू आपको कंप्लीट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है तो चांस सबसे ज़्यादा जो रहने वाले हैं ना, वो log के सी के पूछने वाले रहने वाले हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा अगर एट इक्विलिब्रियम नस्ट इक्वेशन लिखा हुआ मिलता है तो आप ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा चांस यहाँ से log के सी को फाइंड आउट करने के रहने वाले हैं। और दूसरी बात, उससे भी कम चांस रहेंगे केसी पूछ लेता तो बहुत, क्योंकि केसी पूछेगा तो केसी में एंटी लॉग का कैलकुलेशन किया जाएगा, तो इसलिए केसी के पूछने के चांस कम होते हैं क्योंकि टिपिकल कैलकुलेशन आ जाता है। चांस ज़्यादातर रहते हैं लॉग केसी का वैल्यू पूछने के लिए। अब लॉग केसी का वैल्यू के लिए आपको इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी होगी, दो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको गिवन होगा। तो गिवन होगा तो आपको 1 मार्क में तो पूछेगा ई नॉट सेल की वैल्यू, कि ई नॉट सेल निकालिए पहले रिडक्शन पोटेंशियल से, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके यहाँ से निकाल लेंगे ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके आपको मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप ई नॉट सेल की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक नंबर में यहाँ से ये हो जाएगा, दूसरा नंबर आपको दिया जाएगा इस फॉर्मूले के लिखने का, और तीसरा नंबर दिया जाएगा आपको log के सी का वैल्यू कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लिखने का। ठीक है ना, यानी 3 स्टेप्स में यह सवाल आपका मिल सकता है, 3 से 4 स्टेप में। तो ज़रूरी है जितना ज़्यादा लॉन्ग मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को डील करने के लिए करें। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई नस्ट इक्वेशन, जा करके तैयारी करें नस्ट इक्वेशन पर, कि नस्ट इक्वेशन के 5-5, 10-10 क्वेश्चन इन दोनों पर फॉर्मूला पर आपको कैलकुलेट करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, जो आता है गिब्स एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है भाई, एक ये फॉर्मूला है जिसमें आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू, जिसमें आपको कोई इक्वेशन, कोई रिएक्शन गिवन होगा, रिएक्शन से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पता करना पड़ेगा। एफ यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट है, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज़ 96500 कूलम पर मोल। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही क्या कहलाता है? फैराडे कांस्टेंट, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है। ई नॉट सेल की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, अगर वो डेल्टा जी देगा तो ई नॉट सेल पूछ सकता है, और अगर वो ई नॉट सेल दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में ई नॉट सेल की वैल्यू उसने 1.1 वोल्ट बताया है, डेनियल सेल के लिए बता दिया है कि भाई ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट है, आप इसका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन लगाइए। तो आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन दैट इज डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल करके। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में डेल्टा जी के टर्म में आपसे log के सी का वैल्यू पूछ लिया जाता है, यानी एट इक्विलिब्रियम पर अगर बात की जाए, तो इक्विलिब्रियम पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए डेल्टा जी के टर्म में, तो आप कैसे फॉर्मूला को डील करेंगे? तो हमने कहा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस
2.303 RT log ऑफ KC। ये फॉर्मूला भी आपको बहुत काम आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से डेल्टा G की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, आपसे log KC यहाँ से भी पूछा जा सकता है। log KC पूछने के चांस ज़्यादा हैं भाई क्वेश्चन में, ये बात आप ध्यान रखिएगा, log KC पूछने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर और क्या फोकस रखना है, तो चलिए हम बता देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ और फोकस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या, कंडक्टिविटी का रिलेशन। कंडक्टिविटी का रिलेशन किसमें, सेल कांस्टेंट और किसमें, कंडक्टेंस में जो रिलेशन होता है, इस फॉर्मूला को भी आप ध्यान रखिएगा। इस पर भी 2 से 4 क्वेश्चन करें, जहां पर कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी, 1/r कंडक्टेंस है, L/A सेल कांस्टेंट है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसे, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट। L/A को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, तो कई बार सेल कांस्टेंट करके पूछा जाता है बोर्ड में, ये बात ध्यान रखेंगे। सेल कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपको वैल्यू निकालना है L/A का, ठीक है ना। दूसरी चीज़, कहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, आपको ध्यान रखना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन और मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन। फॉर्मूला रहेगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ये फॉर्मूला भी आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको कंडक्टिविटी गिवन होगा तो मोलर कंडक्टिविटी पूछा जा सकता है। दूसरी बात, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको ध्यान रखना है अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करने का। अल्फ़ा की वैल्यू कैप m अपॉन कैप m नॉट, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फॉर्मूले को आप नहीं भूलें, क्योंकि फॉर्मूला लिखने का बेटा 1 नंबर दिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में। हम बता रहे हैं, हम कॉपी खुद चेक करके आते हैं तो पता लगता है कि बच्चे ने अगर फॉर्मूला ही लिखा है तो उसको 1 मार्क अलॉट किया जाएगा। भाई मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते रहें कि अगर आपने क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं डील करना और आपको फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, डिवाइडेशन कैलकुलेशन नहीं आता है, तो आप उसका फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूले का आपको 1 मार्क या 0.5 मार्क्स अलॉट किया जा सकता है। कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ तो लिख दो, है ना भाई। आंसर जो भी आए ठीक है कर दो, लेकिन आपको स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखने का भी आपको 1 मार्क्स या 0.5 मार्क्स दिया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। अच्छा, और क्या ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर्मूला होता है Ka=C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कई बार क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये 3 नंबर में पूछ ले आता है। क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी से, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क मोलर कंडक्टिविटी का, 1 मार्क डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का, या हो सकता है कि 1 मार्क मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेट करने के लिए दे दे और दूसरा नंबर वो दे जाए किसके लिए, 2 नंबर दे जाए वो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। ओवरऑल हो जाएगा 3 मार्क का। अल्फा की वैल्यू पूछ लीजिए, अल्फा की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जब ऑब्वियसली आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना पड़ेगा तो अल्फा निकालने की जरूरत पड़ेगी ही, तो हो सकता है वो यहाँ पर मार्क्स ना दे। तो आप ध्यान रखेंगे इन 3 फॉर्मूला को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैं स्टार लगाता हुआ जा रहा हूँ भाई, नंबर नहीं डाल रहा हूँ मैं स्टार, चलो नंबर भी डाल देता हूँ। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, 4, और याद रखेंगे 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, ठीक है। 6 और 7 एक ही चीज़ है, मैंने उसको वर्ड इक्वेशन में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 हो गया, ये 8 हो गया, इसके अलावा ये 9 नंबर का पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट आता है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ क्या कहता है भाई, कोलराउस लॉ का स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। एक तो कोलराउस लॉ का स्टेटमेंट याद रहना चाहिए और उस पर डील करने का क्वेश्चन का मेथड भी आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से क्वेश्चन को डील करते हैं। ये होता है कोलराउस लॉ का फॉर्मूला, यानी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। ये है कोलराउस लॉ, ये ध्यान रखना, कोलराउस लॉ पूछा जा सकता है। दूसरी बात आती है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ की अगर बात की जाए तो आप इसका फॉर्मूला, फैराडेज लॉ, फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट लॉ भी आपको याद रखना है, फर्स्ट लॉ भी आपको याद रखना है,
और सेकेंड लॉ भी आपको याद रखना है भाई, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लॉ कहता है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर, वो डिपेंड करता है चार्ज ट्रांसफर पर। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ। आपको इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है, आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी याद रखना है, और 1 से 2 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी रखनी है। बहुत इजी क्वेश्चन मिलने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सेकंड होता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E, यानी कि W1/W2 इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू Z1/Z2। ये होता है फैराडेज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट भी याद रहना चाहिए, 1 से 2 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी रहनी चाहिए, ठीक है ना। अभी बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा W1/W2 और E1/E2 इक्वल टू Z1/Z2, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा अगर 2 या 3 सेल आपको सीरीज में कनेक्ट करके दिए जाएं, तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होने वाला है वो एक्चुअल में किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। तो ये है सेकेंड लॉ बताता है। स्टेटमेंट भी याद रहना चाहिए दोनों का, और 2-2 3-3 न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। उसके बाद इस सब को पढ़ने के बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना रहेगा बैटरी का ऑप्शन। आपको पढ़ना रहेगा भाई बैटरीज, ये ध्यान रखना बैटरीज। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के यूज़ कई बार पूछे गए बोर्ड एग्जाम के अंदर, फ्यूल सेल का यूज़ क्या है, ठीक है। तो फ्यूल सेल को भी आप इग्नोर ना करें। NCERT से लाइन टू लाइन बैटरीज का पूरा पार्ट आप पढ़ लें, पूरा पार्ट पढ़ लें। क्या क्या बैटरीज हैं, फ्यूल सेल हो गया, लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा, स्टोरेज बैटरी हो जाएगा, है ना, लेड स्टोरेज बैटरी। दूसरा हो जाएगा आपका एक और है जो आपका लेकलांशियर सेल होता है, ठीक है, लेकलांशियर सेल कहलाएगा। लेकलांशियर सेल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मरकरी सेल, मरकरी सेल का, मरकरी सेल जो है, मरकरी सेल में भी आपको ध्यान रखना है। ये चारों सेल आपको बहुत अच्छी तरह से रिकवर करने हैं। एनोड पर होने वाला रिएक्शन, कैथोड पर होने वाला रिएक्शन चारों सेल में, और कंप्लीट रिएक्शन, और साथ में एक एक यूज़ भी आपको पता रहना चाहिए। बस अगर इतना कर सकते हैं तो आप कर लें, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डील करने के बाद। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा केमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है आपको नहीं पढ़ना है ना। कोई फैक्टर पर बात नहीं करनी है, सिर्फ मैंने फोकस किया है न्यूमेरिकल पार्ट पर, और ये न्यूमेरिकल ही होता है जो बच्चे को पास करा सकता है। थ्योरी में मार्क्स नहीं बढ़ाए जा सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो आपको रखनी है वो नस्ट इक्वेशन पर रखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन सी में 110% आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको, फिर चलते हैं आगे। हाँ हो गया भाई। चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 पर बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 क्या रहेगा, चैप्टर का डिस्कशन और कर लेता हूं मैं एक लास्ट वाले का, उसके बाद बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद चलिए भाई बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद यूनिट नंबर 3 पर, और यूनिट नंबर 3 है भाई साहब आपका केमिकल काइनेटिक्स। यूनिट नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात को भी आपको बता देते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले तो आपको ऑर्डर पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको ऑर्डर पढ़ लेना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आपको पढ़ लेना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद एन एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर आपको करना क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको याद रहना चाहिए। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट 0th ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए यूनिट जाता है मॉल लीटर इनवर्स की होल पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप n की वैल्यू 0 1 2 3 अप्लाई करते चले जाइए। जो भी वैल्यू आपको दिए रखी होगी n की, आप उसी के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक दैट इज k इक्वल टू मॉल लीटर इनवर्स की होल पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स करके। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कई बार यूनिट पर बात कर ली जाती है। एक नंबर का एमसीक्यू आपको मिल जाता है कि भाई जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा। या मान लीजिए कोई ऑर्डर दे दिया n इक्वल टू 3/2 करके, बताओ ऑर्डर अगर इतना है तो फिर रेट कांस्टेंट का यूनिट कितना हो जाएगा ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात आती है यहाँ पर, दूसरी बात आती है न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल भी किस पर आपको ध्यान रखने हैं, न्यूमेरिकल आपको ध्यान रखने हैं किस पर, केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस रखनी है। और वो भी कौन से फर्स्ट ऑर्डर पर, इंटीग्रल इक्वेशन पर, जो क्या है 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस a नॉट अपॉन 80 करके, जो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है। या इसको कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स करके भी लिखा जा सकता है। कोई बात नहीं है, जैसे जिसको आता है, जिसने जैसे पढ़ा है वो उसको वैसे याद रखे। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर पर 5 से 6 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जा करके कर लें, आपको पेपर अगर पास करना है तो। 5 से 6 न्यूमेरिकल आपको अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर पर आपको स्कोर मिल जाएगा केमिस्ट्री के पेपर के अंदर आने वाले कंपार्टमेंट 2025-26 के एग्ज़ाम के अंदर। अच्छा सर, और क्या पढ़ना है? इसके बाद आता है आपका एक और इक्वेशन जिसको हम पढ़ते हैं किसके नाम से, आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से, है ना। आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से अगर हम बात करें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ना। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर 70 to 80% जो चांस रहेंगे न्यूमेरिकल के मिलने के वो फर्स्ट ऑर्डर पर मिलेंगे। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते भाई, आर्हेनियस इक्वेशन को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते भैया। ये ध्यान रखना, कई बार बोर्ड में आर्हेनियस इक्वेशन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला होता है log k1 अपॉन k2, log k2 अपॉन k1 करके, सॉरी ये ध्यान रखना, log k2 अपॉन k1, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, ध्यान रखें, पूछ लेंगे। तो log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू होता है EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 करके, ये एक फार्मूला होता है जो आपको दिया गया है। आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको 5 से 6 न्यूमेरिकल की यहाँ से कर लें और 5 से 6 न्यूमेरिकल आपको यहाँ से प्रैक्टिस कर लें, आपको स्कोर मिल जाएगा भैया केमिस्ट्री के अंदर। मैं बता रहा हूँ, अगर आप केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ चुके हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में आप ज़्यादा प्रैक्टिस ना करते हुए, इसके अलावा भी अगर क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत अगर पढ़ना है तो हाफ लाइफ को पढ़ लें, बस हाफ लाइफ को पढ़ लें। हाफ लाइफ क्या होती है उस पर क्वेश्चन भी कर लें, न्यूमेरिकल वगैरह। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ 0.6932 अपॉन 0.693 अपॉन टी हाफ करके, है ना। इस पर ऑर्डर की प्रैक्टिस कर ले। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर करनी है तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पर ग्राफ की प्रैक्टिस भी कर ले भाई, ग्राफ की प्रैक्टिस भी कर ले, तो ग्राफ की प्रैक्टिस भी कर ले। अब केमिकल काइनेटिक्स में इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मॉलिक्यूलरिटी के लिए हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि डिफरेंस ज़रूर याद रखना। एक ऑर्डर में, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या फ़र्क होता है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, जिसमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर को आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर को आप नज़रअंदाज मत करना, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं। स्यूडो ऑर्डर कई बार पूछा गया है एग्जाम्पल में, सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, ये है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपको कवर कर लेना है भाई 2025-26 के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो कि होने वाला है 15 जुलाई को, ठीक है ना। ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें 9 नंबर का हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताया, 7 मार्क्स का हमने आपको सॉल्यूशन बताया, 9 और 7 हो जाते हैं आपके 16 नंबर। जबकि अगर ये 7 और 8 को जोड़ लिया जाए तो अप्रोक्स 24 से 25 नंबर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में बन रहे हैं।
अगर आप ठीक से पढ़ जाएं। केमिस्ट्री में यही एक पोर्शन है जो आपको पास करा सकता है। अगर आप ऑर्गेनिक को डील करने की कोशिश करेंगे तो भाई ऑर्गेनिक में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ऑर्गेनिक का अगर आंसर सही है तो सही मार्क्स मिलेंगे, अगर थोड़ा भी गलत है तो स्टेप मार्किंग के चांस उसमें नहीं रखे जाते। यही एक पोर्शन है जिसमें आपको मार्क्स मिल सकते हैं, जो आपका स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर टॉपिक डिस्कस किए हैं, इसके बाद मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, इन पर मैं क्वेश्चन भी कराऊँगा। तब तक के लिए चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।